गांव का एक बूढ़ा चौधरी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर पास के नगर में बेचने के लिए आया। चौधरी की गाड़ी को नजर भरकर देखने के बाद एक सेठ ने पूछा, बाबा, गाड़ी का क्या लेगा? चौधरी ने कहा, एक ही दाम बता दूं, पूरे 5 रुपए लूंगा, कमी पेशी मत करना। सेठ ने कहा, बाबा, तूने कहा है तो गाड़ी के पूरे 5 ही दूंगा। चल जल्दी कर, मेरी हवेली तक तो चल। सेठ के साथ चौधरी उसकी हवेली गया। वहां पहुंचकर उसने पहले गाड़ी में जुते बैलों की गर्दन से गाड़ी का जुआ हटाया, बैलों को एक तरफ बांधा, फिर गाड़ी में रखी तमाम लकड़ियां निकालकर आंगन में रख दी। सेठ ने खुशी खुशी 5 रुपए दिए। चौधरी अपने बैलों को फिर से गाड़ी में जोतने लगा तो सेठ गरज कर बोला, खबरदार, गाड़ी और बैलों को हाथ मत लगाना। गाड़ी और बैलों की मैंने पूरी कीमत चुकाई है, अब ये मेरे हैं। मैंने तुझसे गाड़ी का मोल पूछा था या लकड़ियों का? जरा याद कर। मैंने कहा था कि बाबा, गाड़ी का क्या लेगा? कहा था कि नहीं? तूने 5 रुपए मांगे, 5 से कम दिए हो तो बता। गाड़ी का मोल करते वक्त बैल जुते हुए थे कि नहीं? सिर में सफेदी आ चुकी है, इसलिए सच बोलना। एक दिन सबको भगवान को मुंह दिखाना है। चौधरी को काटो तो खून नहीं, अटकते अटकते बोला, बैल जुते हुए जरूर थे, पर सेठ जी, मैंने तो लकड़ियों का दाम बताया था। गाड़ी बैल कहीं 5 रुपए में आते हैं। सेठ ने तपाक से कहा, पर मैंने तो गाड़ी का दाम पूछा था और गाड़ी के दाम देने की बात की थी। गाड़ी बैल 5 रुपए में आते हैं कि नहीं, यह तू जाने। आदमी की जबान एक होती है कि 2। अब चुपचाप चलता बन, नहीं तो धक्के मार कर निकलवा दूंगा। मेरे यहाँ झगड़ा टंटा नहीं चलेगा। चौधरी बूढ़ा था, अधिक चतुर नहीं था। गाड़ी छोड़ते हुए कलेजे पर आरा सा चलता था। सेठ के आगे हाथ जोड़े गिड़गिड़ाया, उसके पांव में पगड़ी रखी, रोते हुए बोला, मेरे समझने में भूल हो गई। मैंने तो लकड़ियों का मोल बताया था। आप बड़े हैं, गरीब पर दया करें। पर सेठ के कान पर जूं भी नहीं रेंगी, अपनी बात पर अड़ा रहा। चौधरी को समझाया कि दुनिया में जबान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जबान से ही बरकत होती है। जबान से पलट जाए वह आदमी कैसा। ये तो सिर्फ गाड़ी बैल हैं, जबान से तो लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर तेरी तरह सब पल पल में जबान पलटने लगे तो दुनिया का काम कैसे चलेगा। बेचारा चौधरी पांव घसीटता हुआ हवेली से निकला और अपने गांव आया। घर में पहुंचते ही बड़े बेटे ने पूछा, बाबा, बैलगाड़ी कहाँ है? रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? बहुत तकलीफ पाई होगी। बाबा ने खींच कर कहा, बैलगाड़ी तो ठिकाने लगी। तुम में दम हो तो कुछ करो। उस चतुर सुजान सेठ के आगे मेरी एक ना चली। तकलीफ की क्या पूछते हो? ठेठ शहर से पांव रगड़ता आ रहा हूँ। चौधरी ने अपने बेटों को ब्यौरेवार पूरी बात बताई। कहा, मेरे साथ तो ऐसी हुई। सेठ के आगे खूब रोया, गिड़गिड़ाया, पावों में पगड़ी रखी, पर उसने तो एक ही आंकड़ी पकड़ ली कि आदमी की जबान एक होती है। जबान से लाखों के वारे न्यारे होते हैं। अगर आदमी यूं जबान बदलने लगा तो दुनिया कैसे चलेगी? मुझे तो बोलने ही नहीं दिया। चौधरी के 4 जवान बेटे थे। सुनकर उनकी आंखों में खून उतर आया। तीनों बेटों ने सुझाया, चलो हमें उस सेठ की हवेली दिखा दो, हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। उसकी इतनी हिम्मत कि यूं राह चलते गाड़ी बैल रख लिए। पर सबसे छोटा बेटा कुछ और ही सोच रहा था। वह बोला, मैं अकेला ही उससे निपट लूंगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी। कल मुझे दूसरी गाड़ी में लकड़ियां ले जाने दो, सेठ की जबान से ही उसे बांधूंगा।
उसी का तराजू, उसी के बाट और उसी के भाव से उसका हिसाब चुकता करूंगा। चौधरी का चौथा बेटा बहुत होशियार था। सब जानते थे कि यह जो कहता है करके दिखाता है। दूसरे दिन वह घड़ी रात रहते घर से रवाना हुआ और नगर के उसी चौक में गाड़ी खड़ी की। पिता ने उसे सेठ का हुलिया अच्छी तरह समझा दिया था। कल का दाम सेठ के लिए बहुत मुफीद रहा था। उसकी सफलता से फूला वह आज फिर वहीं आया। लकड़ियों से भरी गाड़ी देखकर उसकी बाँछें खिल गईं। पास जाकर पूछा। चौधरी का बेटा तुरंत समझ गया कि यह वही सेठ है, इसीलिए उसने कहा, सेठ जी, यह भी कोई पूछने वाली बात है? बेचने के लिए ही तो आया हूँ। सेठ को तो चाट लगी हुई थी। गाड़ी शब्द पर जोर देते हुए पूछा, तो एक ही कीमत बता दे, इस गाड़ी का क्या लेगा? मुझसे मोल भाव वाली बात मत करना। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है? सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूंगा। आपको जचते हो तो बोलो। सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी का क्या, चाहे 1 टका बंद कर लें, चाहे 2। बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज यह गावदी खूब मिला। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज्यादा बताया, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन झिकझिक करे। चल मेरी हवेली, इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियां खरीदना ना भुला दिया तो अपना यह मुंह लेकर घर ना जाऊंगा। हवेली पहुंचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ त्वरित गति से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियां खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कमर में खुसा पैना हंसियां निकाल कर बोला, सेठ जी, मुट्ठियां खोलो मत, ये तो अब साथ ही जाएंगी। आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। सेठ हैरान होकर बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियां भी जाएंगी। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ा दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया कर, मुझसे गलती हो गई। कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूंगा? मैंने तो मजाक किया था। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे। अब जबान पलटते हो। जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं? बोलो। पल भर में सेठ को सारा नफा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी, पर टकों के साथ मुट्ठियां कटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जैसा तू कहे करने को तैयार हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा? तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। सेठ की करतूत के लिए उसे उलाहना देते देते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया। सेठ देवी के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपए भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो
मेरे पांवों पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। सिर सलामत रहना चाहिए, पगड़ी पांवों में रखने से क्या बिगड़ता है? रगड़ने से भला नाक घिसती है। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पाँव में रख दी। फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। तब चौधरी सुत ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपए लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे वे भी वापस करो। अगर इसमें ची चपड़ की तो हंसिए से आंतें निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ जैसे मुंह में गुड़ दिया हो। तुरंत 500 रुपए गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया। एक समय की बात है, बहोरनपुर नामक गांव में मनोहर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी आयु लगभग 70 वर्ष की थी, लेकिन था वह एकदम स्वस्थ। कभी छींक तक भी नहीं आती थी उसे। उसके 2 बेटे और बहुएं थी। बेटे कमाते खाते थे, पर घर में मनोहर का ही राज चलता था। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। मनोहर की बहुओं को यह बात बहुत बुरी लगती थी। वे चाहती थीं कि घर में उनका राज चले। मनोहर के बेटे और बहुएं बात बात पर मनोहर ने घबरा कर पूछा, हाँ, 3 बार छींकने के बाद। पंडित जी ऐसे विश्वास के साथ बोले जैसे आगे सारी दुनिया उनके इशारे पर ही चलने वाली है। जो हर महीने 1 बार छींक आई तो? मनोहर ने पूछा। 3 महीने जीवित रहोगे। अगर 1 साल में 1 बार ही छींक आई तो? फिर 3 साल तक तुम्हें कोई डर नहीं। और 5 साल में 1 ही बार छींक आई तो? तब 15 साल तक तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और 50 साल में 1 बार छींक आई तो 150 साल तक भी जी सकते हो। मनोहर को कुछ संतोष हुआ। वह सोचने लगा, छींकना तो मुझे है, फिर मैं छींकूंगा ही क्यों, और छींकूंगा नहीं तो 150 साल जीने से मुझे। तभी बहुओं ने उसे बताया कि घर में आटा बिल्कुल खत्म हो गया है। उसके दोनों बेटे सवेरे ही काम पर चले गए थे। वे तो शाम को देर से ही लौटते। आटे के बिना शाम को उपवास करने की नौबत आ सकती थी। विवशता के कारण अनाज का बोरा लेकर आटा चक्की पर गया। फिर चक्की से बाहर एक पेड़ की छांव में बैठकर अपना अनाज पिसने की प्रतीक्षा करने लगा। बैठे बैठे अचानक उसके मन में आया, कहीं ऐसा ना हो कि चक्की मालिक उसके आटे में घटिया आटे की मिलावट कर दे। फिर क्यों ना अपने अनाज की पिसाई अपने सामने ही करवाऊं। वह फौरन आटा चक्की पर पहुंचा। एक बड़े कमरे में आटा चक्की चल रही थी। वहां सांस लेना भी दूभर था, पर आटे में कोई मिलावट ना हो जाए इसलिए वह वहीं डटा रहा। हर बार सांस लेने में ढेर सारी गर्द उसके नथुनों में भरती रही, पर ईश्वर की कृपा से कोई गड़बड़ ना हुई। आटे का बोरा लेकर वह चक्की से बाहर निकला ही था कि बिना कोई सूचना दिए अचानक नाक ने गोला दाग दिया। यह तीसरी और आखिरी छींक थी। तीसरी छींक मानो मौत की घंटी। मैं मर गया कहकर मनोहर खड़ा खड़ा धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। उसके कंधे पर लदा आटे का बोरा भी उसके साथ ही नीचे आ गिरा। सामने से भागते हुए 2 कुत्ते आए और दोनों ने उसे घूम फिरकर सूंघा और वे बारी बारी से टांग उठाकर कुछ शैतानी करना चाहते थे कि मनोहर गुस्से से दांत चबाते हुए चीखा, शैतान के बच्चों, मैं मर गया हूँ। तो तुम्हारी इतनी हिम्मत! काश मैं जिंदा होता, तब तुम्हें दिखाता कि तुम मेरे पास भी कैसे भटकते। कुत्ते एक बार तो ठिठके, फिर उन्होंने मनोहर के पास पड़े हुए आटे के बोरे की ओर रुख किया। पहले उसे सूंघा, फिर धीरे धीरे बोरा फाड़ना शुरू कर दिया। मनोहर पड़ा पड़ा चिल्लाया, अरे शैतान के बच्चों, तुम भी मेरे मरने का नाजायज फायदा उठा रहे हो। जिंदा होता तो तुम्हें ऐसा सबक सिखाता कि तुम जिंदगी भर याद रखते। शैतान की औलाद कहीं के, भाग जाओ यहाँ से। उसका चिल्लाना सुनकर चक्की का मालिक डंडा हाथ में लिए बाहर निकला। वह मनोहर को बाहर पड़े देखकर बोला,
तुम यहाँ क्यों पड़े हुए हो? अरे तुम इतना भी नहीं जानते, मुझे तीसरी छींक आ गई है और मैं मर गया हूँ। मनोहर ने लेटे लेटे कहा। अच्छा, तो तुम मर गए हो? हाँ हाँ, मैं मर गया हूँ। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? भैया तुम देखते नहीं, ये शैतान कुत्ते मेरा आटे का बोरा फाड़ रहे हैं। मैं जिंदा होता तो इन्हें अपने आप भगा देता। मर गया हूँ तो अब क्या कर सकता हूँ? तुम मेहरबानी करके इन्हें यहाँ से भगा दो। यह सुनकर चक्की के मालिक ने डंडे से मार मार कर उन कुत्तों को भगा दिया। फिर मनोहर से बोला, लो, तुमने तो नहीं कहा, पर बिना कहे ही तुम्हारी थोड़ी सी मदद और भी किए देता हूँ। यह कहकर उस चक्की वाले ने तड़ाक तड़ाक करके 5-6 जोरदार डंडे मनोहर की पीठ पर भी जमा दिए। डंडे लगाते ही मनोहर बिजली सी फुर्ती से उछलकर ऊपर खड़ा हो गया और चक्की वाले से बोला, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। भैया तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी ना करते तो मैं अब तक मरा ही पड़ा रहता। तब मनोहर आटे का बोरा कंधे पर लाद कर खुशी खुशी अपने घर आया। वह अब तक जिंदा है। सबसे यही कहता है कि वह तीसरी छींक के बाद मर गया था। चक्की वाले ने उसे फिर से जिंदा कर दिया है। तब से उसे सैकड़ों छींकें भी आ चुकी हैं, पर वह खूब भला चंगा है। वह अभी तक नहीं मरा है।